हम सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए हम एक बेहतरीन किस्म की ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अब हमारा स्टोर तकरीबन रेडी है ताकि उस पे कस्टमर्स जो हैं वो ऑर्डर प्लेस कर सकें। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के लिए कस्टमर को हमें पे करना पड़ेगा और उस पेमेंट के लिए हम डिफरेंट पेमेंट मेथड्स ऑफर करेंगे। तो इस लेसन में हम पढ़ रहे होंगे कि वो कॉमर्स में डिफरेंट पेमेंट मेथड्स क्या हैं और उनको हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। अगर हम पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज़ की बात करें और हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमें एक अदद मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा ताकि आप अपनी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट रिसीव कर सकें। और ये मर्चेंट अकाउंट पाकिस्तान में कुछ बैंक और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ़र करते हैं और उसके साथ साथ ना सिर्फ वो आपको मर्चेंट अकाउंट देंगे बल्कि वो कॉमर्स का एक प्लगइन भी देंगे जो कि उनका पेमेंट गेटवे का प्लगइन होगा। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी उसके लिए भी डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेमेंट गेटवे क्या है, आपने मर्चेंट अकाउंट किस कंपनी या किस बैंक से लिया है, वो आपको उसकी टेक्निकल सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे। इस लेसन की हद तक हम दो पेमेंट गेटवेज़ को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे जिनमें पहला है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा है बैंक ट्रांसफ़र। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप मज़ीद पेमेंट गेटवेज़ भी ऐड कर सकते हैं। वो कॉमर्स में पेमेंट गेटवेज़ की सेटिंग्स के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ से फिर हम लेफ़्ट मेन्यू से वो कॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। उसके बाद हम सेटिंग्स के सब मेन्यू में दाखिल होंगे तो यहाँ पे हमें वो कॉमर्स की डिफरेंट सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से हम पेमेंट्स के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो पेमेंट गेटवेज जो हैं वो अभी इनेबल्ड हैं। हम इनमें से यहाँ पे इस टॉगल बटन को क्लिक करके इनको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो जो पेमेंट गेटवे हमने इनेबल करना है उसको टॉगल करके हम इनेबल कर लेंगे। ये है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। उसके मैनेज के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। हम यहाँ पे इसका पेमेंट गेटवे का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप डिटेल्स देंगे, डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे और यहाँ पे अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है आपके अपने कस्टमर के लिए कि आपने कैसे पे करना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक या मल्टीपल बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे सकते हैं। अकाउंट का टाइटल क्या होगा? ये वो टाइटल होगा जो कि आपकी चेक बुक पे या आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आप ट्रेडिशनल अकाउंट नंबर देंगे, यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे। अगर तो आपके बैंक का कोई शॉर्ट कोड है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली इस तरह का कोई कोड नहीं होता। उसके बाद आप उसका आईबैन नंबर जो कि कंप्लीट अकाउंट नंबर होता है वो ऐड करेंगे और यहाँ पे बैंक का स्विफ्ट कोड भी दे देंगे ताकि अगर आपके कोई कस्टमर आपको इंटरनेशनली पे कर रहे हैं तो वो उस स्विफ्ट कोड की मदद से आपको इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र भेज सकें। आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका कस्टमर जिस बैंक में चाहे वहाँ पे आपको पे कर सके। सारी डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप सेव चेंजेस कर लेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद अब जब हम साइट के फ्रंट एंड पे जाएंगे, हम कार्ड के पेज पे देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स पहले से ही ऐड हैं। प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का पेमेंट मेथड जो है वो देख सकते हैं। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स नज़र आएंगी कंफर्मेशन पेज पे भी और ईमेल कंफर्मेशन जो आएगी उसमें भी। अब इसके बाद हम मज़ीद पेमेंट गेटवेज़ की तरफ जाते हैं। हमने कैश ऑन डिलीवरी जो है उसको भी इनेबल करना है, यहाँ से इसको भी इनेबल कर लेंगे। उसके बाद सेटअप में जाएंगे।
सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस पेमेंट मेथड का टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं कि कौन से शिपिंग मेथड्स जो हमने पिछले लेसन्स में पढ़े थे। यहाँ पे हमारे पास सारे ही शिपिंग जोन्स आ रहे हैं। आल सिंध होना चाहिए, एनी फ्लैट रेट मेथड होना चाहिए, आल पंजाब होना चाहिए या फ्री शिपिंग होना चाहिए। तो हम ये भी कंडीशनली भी इसको किसी शिपिंग मेथड पे इनेबल कर सकते हैं। अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स के लिए या सारे ही शिपिंग मेथड्स के लिए ये पेमेंट गेटवे जो है वो इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको किसी भी शिपिंग मेथड पे रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर जोन को जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सिर्फ लाहौर में कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र करनी है तो आप उसके लिए एक शिपिंग ज़ोन बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद उसमें उस ज़ोन में शिपिंग मेथड जो है वो ऐड करेंगे। और जब फिर आप यहाँ पे आके कैश ऑन डिलीवरी को कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ये सिर्फ लाहौर के ज़ोन के लिए है। अगर कस्टमर का एड्रेस कहीं डिफरेंट ज़ोन का होगा तो फिर ये वाला पेमेंट मेथड उनको विजिबल नहीं होगा। तो पेमेंट मेथड को सेव करने के बाद दोबारा से जब हम अब चेकआउट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक मज़ीद पेमेंट गेटवे दिखने को मिलेगा। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र भी है और कैश ऑन डिलीवरी भी है। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड पेमेंट गेटवे अवेलेबल है और वो इंटरनेशनल गेटवे है वो है टू चेकआउट। पाकिस्तानी कस्टमर्स पाकिस्तान में बैठ के टू चेकआउट से मर्चेंट अकाउंट ले सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पेमेंट गेटवेज में देखते हैं तो हमें टू चेकआउट का कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा। तो टू चेकआउट के ऑप्शन को ऐड करने के लिए हम एक अदद प्लगइन का इंतखाब करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे टू चेकआउट। टू चेकआउट सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे प्लगइन्स नज़र आएंगे, ऐसे प्लगइन्स जो कि टू चेकआउट का पेमेंट गेटवे ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्लगइन है उसकी रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, अपडेट भी रिसेंटली हुआ है, इसी को हम इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको अब हम एक्टिवेट करेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद हम दोबारा से वूकॉमर्स की सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें एक नोटिस नज़र आ रहा है कि पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वूकॉमर्स डिसेबल्ड। उसकी वजह क्या है? यू मस्ट फिल द मर्चेंट कोड एंड द सीक्रेट की एंड बाय लिंक सीक्रेट वर्ड फील्ड्स। तो दोबारा से पेमेंट्स के टैब में दाखिल होंगे। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि एक मज़ीद पेमेंट गेटवे ऐड हो चुका है। इसके मैनेज के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिमिलरली इसकी भी डिफरेंट सेटिंग्स देख सकते हैं। हर पेमेंट गेटवे की सेटिंग्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ फील्ड्स कॉमन है जैसा कि इंस्ट्रक्शंस और पेमेंट गेटवे का टाइटल, और बाकी डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट गेटवे उसकी डिफरेंट सेटिंग्स और फील्ड्स हो सकती हैं। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मर्चेंट कोड, सीक्रेट की और बाय लिंक सीक्रेट वर्ड। ये जब हम टू चेकआउट पे अपना मर्चेंट अकाउंट बना लेंगे और वो अप्रूव हो जाएगा तो टू चेकआउट में लॉगिन करके ये वाली डिटेल्स हम वहाँ से ले सकते हैं। जब ये वाली डिटेल्स टू चेकआउट से लेने के बाद यहाँ पे ऐड करके सेव की जाएंगी तो अब हमारा एक मज़ीद पेमेंट गेटवे इनेबल हो जाएगा और हमें वो यहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी ये इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये वाली डिटेल्स अभी हमने ऐड नहीं की। अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश भी करेंगे तो यहाँ पे हमें टू चेकआउट का पेमेंट गेटवे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसकी जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी नहीं की। सिमिलरली अगर हम मज़ीद पेमेंट गेटवेज़ को एक्सप्लोर करने जाएं तो हम पेपल का पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो पेपल ज़रूर आपसे
रिक्वायर करेंगे कि आप उनको पेपल कॉन्फ़िगर करके दें। तो यहाँ पे वो कॉमर्स खुद से भी रिकमेंड कर रहा है कि आपको अगर पेपल का पेमेंट गेटवे चाहिए तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे तो इन दी बैकग्राउंड हो क्या रहा है कि ये एक प्लगइन इंस्टॉल होगा जो कि पेपल का पेमेंट गेटवे ऑफ़र करता है। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हमें यहाँ पे लिस्ट में एक मज़ीद पेमेंट गेटवे देखने को मिलेगा। प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट होने के बाद सेटिंग्स में हमें पेपल की ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं। यहाँ से डायरेक्ट इस कनेक्ट योर अकाउंट को क्लिक करके पेपल के अकाउंट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और यहाँ डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिनको जो रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी रिक्वायर्ड डेटा है पेपल अकाउंट का वो इनपुट करने के बाद हमारे पास पेपल का पेमेंट मेथड भी इनेबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्टिवेट पेपल पे क्लिक करते हैं तो ये हमें पेपल की साइट पे ले जाएगा और वहाँ पे जब हम लॉगिन करने के बाद वापस आएंगे तो हमारा पेपल के साथ हमारे वूकॉमर्स के स्टोर का कनेक्शन बन चुका होगा और पेपल का पेमेंट मेथड भी जो है वो इनेबल हो जाएगा। हमने सीखा कि वूकॉमर्स में डिफरेंट पेमेंट गेटवेज हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके साथ साथ हमने दो पेमेंट मेथड्स कॉन्फ़िगर भी किए, कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अगर कोई पेमेंट गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स के पेमेंट्स के टैब में हमें दिखाई नहीं दे रहा या अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम किसी एक्सटेंशन या प्लगइन को इंस्टॉल करके मज़ीद पेमेंट गेटवेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट ऑफ़र करनी है तो उसके लिए आपको कहीं से भी एक मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, और उसको आप सेम तरीके से जैसे कि हमने कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र को कॉन्फ़िगर किया उसी तरह से आप मैनेज सेक्शन में जाके जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी उन डिटेल्स को ऐड करके सेटिंग्स को सेव करके मज़ीद पेमेंट गेटवेज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने वूकॉमर्स पे एक बेहतरीन किस्म की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली होगी। अब आपकी वेबसाइट भी बन गई है, आपको ये भी पता है कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं और उन ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करना है। लेकिन अब आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स ऑफ़र करना चाहते हैं या रिवॉर्ड्स ऑफ़र करना चाहते हैं और आप ये भी नहीं चाहते कि वो डिस्काउंट जो है वो सबको मिले। आप कुछ कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाहते हैं या आप अपने कुछ दोस्तों को डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे कि एक बंदा जो है उसको प्रोडक्ट की फुल प्राइस मिले और जो दूसरा कस्टमर है उसको डिस्काउंटेड प्राइस मिले। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कूपन कोड। वूकॉमर्स में कूपन्स कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कूपन्स क्रिएट होंगे और उनको हम चेकआउट पेज पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। कूपन कोड्स जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। परसेंटेज बेस्ड भी कूपन्स हो सकते हैं कि आपके कार्ट में या आपके जो ऑर्डर की टोटल अमाउंट है उसकी कुछ परसेंटेज आप उसको डिस्काउंट में दे दें। फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द ऑर्डर या 10% ऑफ द ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हैं कि हर ऑर्डर पे 100 रुपये का डिस्काउंट, 200 रुपये का डिस्काउंट, या जो आपकी मर्ज़ी हो, आपकी मर्ज़ी और आपके मूड के मुताबिक। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कूपन कोड्स जो है वो क्रिएट कैसे करेंगे और उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। वूकॉमर्स में कूपन्स बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में आएंगे और उसके बाद हम मेन्यू में से मार्केटिंग के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ से हम सब मेन्यू कूपन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जिस स्क्रीन पे आए हैं यहाँ पे हम कूपन्स बना सकते हैं। अभी पहले हमारे पास कोई भी कूपन नहीं बना हुआ तो हम अपना पहला कूपन बनाएंगे। यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी वेलकम 50।
यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, जो भी इस कूपन का मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी वेलकम फॉर न्यू यूज़र। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है, कार्ड पे डिस्काउंट देना है या परसेंटेज। हम कह रहे हैं जी हमने कार्ड पे डिस्काउंट देना है 50 रुपीज़ का। इस कूपन के बेस पे हमने फ्री शिपिंग बिल्कुल नहीं देनी। हम एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं कि ये कूपन जो है वो कब तक वैलिड रहेगा। हम कहते हैं जी ये कूपन 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर हमने मिनिमम स्पेंड ऐड करना है, ये कूपन तभी एप्लीकेबल होगा जब कार्ड की मिनिमम अमाउंट ये होगी। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि कार्ड की मिनिमम अमाउंट अगर 4000 है तो इस पे ये कूपन जो है वो एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या ये कूपन इन कॉम्बिनेशन विद अदर कूपन्स यूज़ हो सकता है कि नहीं। अगर कोई और कूपन ऐड किया हुआ है तो क्या हम उसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इंडिविजुअल यूज़ ओनली, कि ये अकेला ही यूज़ हो सकता है। अगर कोई और एप्लीकेबल है तो फिर उस केस में ये वाला कूपन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेल आइटम्स को अगर हमने एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पे हमने देना है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ कफलिंग्स पे देना है या किसी और प्रोडक्ट पे देना है तो हम उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हमने बाकी सब प्रोडक्ट पे देना है और कुछ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड करने हैं तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम ये सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज पे ऐड होगा। या हम कह सकते हैं कि सब कैटेगरी में ये कूपन एप्लीकेबल होगा, जस्ट ये वाली जो कैटेगरी हैं ये एक्सक्लूडेड होंगी। तो अभी हम सारी कैटेगरीज पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यूजेज की लिमिट्स भी ऐड कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा ये कूपन यूज़ हो सकता है। एक ही कूपन जितने यूज़र्स मर्ज़ी यूज़ कर लें, एक यूज़र ही सारे यूज़ कर ले या फिर 10 यूज़र यूज़ कर लें या फिर 100 यूज़र यूज़ कर लें, उस कूपन की वो लिमिट जब रीच हो जाएगी तो फिर वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि इस कूपन की लिमिट है 50, तो अगर वो एक ही यूज़र ने यूज़ कर लिया 50 दफ़ा तो दूसरे यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी इसकी लिमिट है लिमिट पर यूज़र, के एक यूज़र इस कूपन को कितनी दफ़ा यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं 5 दफ़ा, कूपन की लिमिट टोटल 50 है और पर यूज़र जो है वो 5 दफ़ा है, तो अब इसका मतलब है कि इसको 10 यूज़र मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। हर यूज़र ने अगर 5 दफ़ा भी यूज़ कर लिया तो 10 यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर हर यूज़र ने 5 दफ़ा यूज़ नहीं किया, किसी ने 1 दफ़ा किया, किसी ने 2 दफ़ा किया, लेकिन 5 के बाद वो उस कूपन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। इस तरह जब हम इसकी सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो हम अपने कूपन को पब्लिश कर लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम अपनी साइट के फ्रंट एंड में जाएंगे, न्यू टैब में हम शॉप के पेज पे आएंगे और यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट की। यहाँ पे हम कूपन कोड के इनपुट बॉक्स में कूपन ऐड करेंगे और उसको अप्लाई कूपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें एरर मिला है कि सॉरी दिस कूपन इज़ नॉट वैलिड फॉर सेल आइटम्स। उसकी वजह यह है कि जब हमने कूपन क्रिएट किया है तो हमने उसकी रिस्ट्रिक्शंस में ऐड किया है कि सेल आइटम्स पे ये वाला कूपन अप्लाई नहीं होगा। सेल आइटम पे ये वाला कूपन अप्लाई नहीं होगा। अगर हम ये वाली सेटिंग यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद दोबारा से अगर हम इसी प्रोडक्ट पे यही वाला कूपन अप्लाई करेंगे तो इट शुड वर्क। कूपन हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलकम 50 का जो कूपन था उसकी वजह से हमें यहाँ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। ऑर्डर की डिटेल्स हमारे पास पहले से फिल्ड हैं, कस्टमर की डिटेल्स हमारे पुराने ऑर्डर से। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है यूजिंग कूपन कोड। फॉर एग्जांपल हमें
एक और किस्म का कूपन जो है वो चाहिए। दोबारा से ऐड कूपन पे क्लिक करेंगे। अब हम कहते हैं जी हमें परसेंटेज का डिस्काउंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 23% डिस्काउंट। पाकिस्तान डे का हमने डिस्काउंट देना है 23 मार्च, 23% डिस्काउंट होगा। इसको हम एंड कर देंगे जी, ये सिर्फ 25 मार्च तक वैलिड है। उसके बाद इसकी रिस्ट्रिक्शंस में हम दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, यूज़र लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी पाकिस्तान के नाम का हमने कूपन बनाया और ये सिर्फ वैलिड है 2 दिन के लिए, 25 मार्च तक। कूपन को पब्लिश कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से अपनी शॉप के पेज पे जाएंगे। 23% का कूपन है तो हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे अपने कार्ट में ताकि हमें अच्छा डिस्काउंट मिले। उसके बाद हम दोबारा से कार्ट के पेज पे जाएंगे, उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ से अपडेट कार्ट किया हमने। के बाद हमने ये पाकिस्तान का कूपन अप्लाई करना है। कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली। 11,995 रुपये का ऑर्डर है और उसकी बेस पे हमें जो 23% डिस्काउंट मिला है वो है 2,759 रुपीज़। तो हमने देखा कि हम कूपन जो है वो परसेंटेज बेस्ड भी बना सकते हैं और फिक्स प्राइस भी बना सकते हैं, और कूपन जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट की कैटेगरीज पे भी लिमिट कर सकते हैं और उनकी यूजेज पर यूज़र भी लिमिट कर सकते हैं। इस ऑर्डर को भी हम प्रोसीड टू चेकआउट कर लेंगे और अब ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है यूजिंग दी कूपन कोड। हमने देखा कि डिफरेंट तरीके से कूपन्स कैसे क्रिएट होंगे और आप कस्टमर्स को परसेंटेज बेस्ड या फिर फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड कूपन्स दे सकते हैं। उसके डिफरेंट सिनेरियोज भी हमने देखे। वेलकम के कूपन्स हो सकते हैं, लॉयल कस्टमर का कूपन हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इवेंट का हो सकता है, या वैसे ही अगर आपका मूड अच्छा हो तो आप अपने कस्टमर्स को कूपन्स ऑफर कर सकते हैं। हमारा सफ़र जारी है वो कॉमर्स पे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट या स्टोर बनाने का। हमने अपना एक बेसिक स्टोर तैयार कर लिया है जहां पे हमारे पास पेमेंट मेथड्स भी रेडी हैं, शिपिंग जोन्स भी रेडी हैं, डिफरेंट शिपिंग मेथड्स भी रेडी हैं और हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जब कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ही स्टोर है तो मैं ऑर्डर प्लेस करना क्यों सीखूं। हो सकता है कि आपके किसी कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में किसी परेशानी का सामना हो, तो आप उनको वॉक थ्रू कर सकते हैं कि अगर आपने हमारी साइट पे ऑर्डर प्लेस करना है तो ये उसके स्टेप होंगे। तो देखते हैं कि वो कॉमर्स में एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कैसे करेगा। अगर उनके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है आपकी वेबसाइट पे तो ऑर्डर प्लेस कैसे होगा, अगर नहीं भी है तो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। वूकॉमर्स की शॉप पे या स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम अपनी वेबसाइट के शॉप के पेज पे आए हैं और यहाँ से हम कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको कार्ट में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कफलिंग्स फॉर प्रोग्रामर्स चाहिए। इस ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और ये वाला प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है और उसके साथ ही हमें व्यू कार्ट का लिंक यहाँ पे ऐड होके नज़र आ रहा है। अगर हमने मज़ीद प्रोडक्ट भी ऐड करने हैं तो उसको भी हम कार्ट में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टाई भी चाहिए। अब हम अपने कार्ट के पेज पे आ जाएंगे। कार्ट के पेज पे हमें जो भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड टू कार्ट किए हैं वो यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें
टाई जो है 2 अदद चाहिए, एक हम अपने लिए ले रहे हैं और कि एक किसी दोस्त को हम गिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी को अपडेट करने के बाद हम अपडेट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे, तो हमारी जो प्राइसिंग है और जो टोटल्स हैं वो यहाँ पे नई क्वांटिटी के हिसाब से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई कूपन कोड है तो हम उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद जब हम मुतमईन हों कि हमारी कार्ट में जो प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें राइट साइड पे हमारे ऑर्डर की समरी नज़र आ रही है कि हमने कौन से प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी में सिलेक्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कफ लिंक्स फॉर प्रोग्रामर्स वो 1 है, सिल्क टाई जो है वो 2 हैं। यहाँ पे हमें अपना सब टोटल नज़र आ रहा है और साथ में शिपिंग जो आपके ऑर्डर पे एप्लीकेबल है वो नज़र आ रही है और साथ में पेमेंट गेटवेज नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देंगे और अगर हमारी कंपनी की है तो कंपनी का नाम भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अपना एड्रेस देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट 007, और अगर मज़ीद एड्रेस है तो वो भी ऐड कर देंगे। हम कहते हैं जी यहाँ पे अपना सिटी या टाउन मेंशन कर देंगे। स्टेट जहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर हमें चेंज करनी है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ज़िप कोड हमारे लोकेशन के हिसाब से हम ऐड कर देंगे। अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और हम यहाँ पे अपना ईमेल भी एक अदद वैलिड ईमेल दे देंगे ताकि जब भी हमें ऑर्डर की कोई भी अपडेट्स हों तो वो हमें उस ईमेल पे रिसीव हों। अपना ऑर्डर जो है वो किसी डिफरेंट एड्रेस पे शिप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं, ये है बिलिंग एड्रेस कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर आपने किसी और के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उसको किसी डिफरेंट एड्रेस पे भिजवाना है तो उस एड्रेस की डिटेल भी यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। और अगर आपने कोई ऑर्डर के साथ कोई नोट्स प्लेस करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि ओनली शिप विद XYZ कोरियर, यहाँ पे आप मज़ीद कोई भी नोट्स डाल सकते हैं ताकि आपका ऑर्डर शिप करने से पहले उन नोट्स पे जो है वो अमल कर लिया जाए। आप कहते हैं कि जी हमारा ऑर्डर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र होगा, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, प्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑर्डर प्लेस हमारा हो चुका है और ऑर्डर नंबर भी आ रहा है हमारे पास, कब प्लेस किया था। और यहाँ पे देख लें जो हमारा पेमेंट गेटवे सिलेक्टेड था उसके हिसाब से हमें डिटेल्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। बैंक की डिटेल्स हैं, ये जो हमने बैंक का टाइटल दिया था, बैंक का नेम है, अकाउंट नंबर है, आईबैन नंबर है और नीचे हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। तो ये ऑर्डर का कंफर्मेशन पेज है या थैंक यू पेज है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स दिए होते तो आपको यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स शो होने थे बैंक अकाउंट के, ताकि कस्टमर जो है वो किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये था तरीका कि आप ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे एज अ गेस्ट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, अगर हम दूसरे ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, यहाँ पे मैं कार्ट पे जाऊँगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स पहले से ही कार्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम शिपिंग एड्रेस में ज़ोन चेंज कर लेते हैं, शिपिंग अपडेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें फ्री शिपिंग चाहिए, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे। सिमिलरली हमें वही डिटेल्स नज़र आ रही हैं और साथ में हमें लेफ़्ट साइड पे पूछा जा रहा है कि आपकी डिटेल्स क्या हैं जहाँ पे ऑर्डर आपका जाना है। तो हम वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं जी हम अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे सेम तरीके से और शिपिंग एड्रेस देंगे जी हाउस, यहाँ पे आपका पोस्ट कोड जो भी होगा पोस्ट कोड को ऐड कर देंगे।
यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर जो है वो आप दे देंगे, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देंगे ताकि आप ऑर्डर की डिटेल्स रिसीव कर सकें। यहाँ पे अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो वो दे देंगे। और इस बार हम कह रहे हैं कि हमने ये ऑर्डर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करना है। ऑर्डर प्लेस के बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें सिमिलरली डिटेल्स नज़र आ रही हैं। बिलिंग एड्रेस भी नज़र आ रहा है, शिपिंग एड्रेस भी नज़र आ रहा है और दोनों सेम हैं। और अब हमें यहाँ पे बैंक की डिटेल्स नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारा पेमेंट मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है। और अगर हम अपने माय अकाउंट के पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, क्योंकि हम लॉग्ड इन थे जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, तो अब हमें यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। जो हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, ऑर्डर नंबर पे हम क्लिक करके या व्यू के बटन पे क्लिक करके अपना जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है वो उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसमें कोई फ़ाइल्स डाउनलोड होती हों तो वो आपको अपने डाउनलोड्स यहाँ पे नज़र आना शुरू होंगे। यहाँ पे आप अपने एड्रेस मैनेज कर सकते हैं। जो पहला ऑर्डर हमने प्लेस किया उसमें जो एड्रेस हमने दिया था बिलिंग और शिपिंग एड्रेस, वो हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा ताकि जब हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने जाएं तो आपको बार बार एड्रेस जो है वो एंटर ना करना पड़े। और जब भी आपने एड्रेस चेंज करना हो आप अपने माय अकाउंट के पेज में आके एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शॉप के पेज से अब हम जब दोबारा से ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो हमारी जो डिटेल्स हैं, जो शिपिंग डिटेल्स हैं या बिलिंग डिटेल्स हैं, वो पहले से वहाँ पे नज़र आ रही होंगी जो कि हमारे पुराने ऑर्डर से मौजूद होंगी। तो ये फ़ायदा है कि आपके स्टोर पे अपना अकाउंट बना लेने का ताकि आपकी शिपिंग और बिलिंग की डिटेल्स सेव हो जाएं और जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स दोबारा से ऐड नहीं करनी पड़ेंगी और आपकी ऑर्डर हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए होंगी तो आप बगैर अकाउंट बनाए भी, बगैर स्टोर पे अकाउंट बनाए भी एज अ गेस्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमने सीखा कि अपने वूकॉमर्स के स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे और अपने बिलिंग और शिपिंग एड्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए सिंपली हम अपने शॉप के पेज पे जाएंगे, वहाँ से अपने मतलूबा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कार्ट के पेज पे रिव्यू कर लेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट और क्वांटिटीज सेलेक्ट की हैं क्या वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। उसके बाद हम चेकआउट पे क्लिक करके चेकआउट के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे भी हमें ऑर्डर की समरी नज़र आ रही होगी और उसके साथ साथ वहाँ पे हम अपना बिलिंग और शिपिंग एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर तो आपने ऑर्डर एज अ लॉग्ड इन कस्टमर किया है, आपने उस स्टोर पे या उस वेबसाइट पे अपना पहले अकाउंट बनाया है और उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप माय अकाउंट के पेज पे जाके अपनी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं और अपने जो एड्रेस हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाना पसंद नहीं फरमाते तो आप एज अ गेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं और हर दफ़ा जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको अपना शिपिंग का एड्रेस और बिलिंग का एड्रेस जो है वो दोबारा से ऐड करना होगा। शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। हमने सीखा कि वूकॉमर्स के स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे। अब अगर ऑर्डर प्लेस हो गया है तो वो गया किधर। एज एन एडमिन हम आपको सिखाने वाले हैं कि वूकॉमर्स के स्टोर पे या आपकी शॉप पे जो आपने वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए बनाई है उस पे जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो आप कहाँ से व्यू और मैनेज कर सकते हैं। आपने ऑर्डर को डिफरेंट स्टेटस कैसे असाइन करने हैं और अगर किसी ऑर्डर में कोई चेंजेस करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, या कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो आप कैसे करेंगे।
वूकॉमर्स में ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मौजूद हैं। यहाँ से ऑर्डर्स को व्यू करने के लिए हम वूकॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ पे हम ऑर्डर्स में देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ये वो नंबर होता है कि इतने ऑर्डर्स आपके प्लेस हो चुके हैं जिनको आपने अभी तक नहीं देखा। तो हम यहाँ ऑर्डर्स पे जाएंगे। एक हमारा ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में है और एक ऑर्डर जो है वो ऑन होल्ड है। उसकी वजह ये है कि जो हमने बाद में ऑर्डर प्लेस किया था वो था कैश ऑन डिलीवरी और उसको हमारी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चला गया क्योंकि हमने उसकी कोई डिटेल्स पेमेंट्स की वेरीफाई नहीं करनी। लेकिन जो हमारा बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑर्डर था वो अवेटिंग, यहाँ पे हमें ऑर्डर नोट्स में हम देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस जो है वो हम पेमेंट कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तो मैन्युअली बैंक ट्रांसफ़र में जब पेमेंट ट्रांसफ़र होगी उसको हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम इस ऑर्डर का स्टेटस चेंज करेंगे। तो जब भी हम किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे वूकॉमर्स में जाके वूकॉमर्स में लेफ़्ट मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम किसी भी कस्टमर के नेम पे क्लिक करेंगे तो हम उस ऑर्डर की डिटेल पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि ये ऑर्डर कब प्लेस किया गया, उसका स्टेटस क्या है और इसके कस्टमर कौन हैं। यहाँ पे गेस्ट इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जो ऑर्डर था ये एक गेस्ट चेकआउट था, ये किसी लॉग्ड इन कस्टमर ने नहीं बनाया था। यहाँ पे बिलिंग और शिपिंग डिटेल्स आ रही हैं और साथ में कौन सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कस्टमर ने ईमेल उनको रिसीव नहीं हुई तो आप उनको वो भी सेंड कर सकते हैं कि ऑर्डर की इनवाइस दोबारा से रीसेंड ऑर्डर नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउनलोड्स अटैच्ड हैं उस ऑर्डर के साथ तो वो आप उसकी परमिशंस में अगर कोई इशू है तो वो भी दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर के नोट भी ऐड कर सकते हैं। नोट्स दो तरह के हैं, एक आप अपने लिए नोट लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी रेडी फॉर शिपिंग, ये नोट आप ऐड कर देते हैं। या अगर आपने कोई ऐसा नोट ऐड करना है जो कि कस्टमर के लिए होना चाहिए तो वो आप नोट टू कस्टमर में भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर की पेमेंट वेरीफाई हो गई है तो आप उसको प्रोसेसिंग में ऐड कर सकते हैं और अगर आपने पेमेंट वेरीफाई करने के बाद ऑर्डर शिप भी कर दिया है तो आप उसको कंप्लीटेड में भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर के स्टेटस हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर रिफ़ंड किया है तो उसको रिफ़ंड में ऐड कर सकते हैं, कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसको कैंसिल में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेटस जो है ऑर्डर के मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पेमेंट्स वेरीफाई हो गई हैं और ये ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेटस में जो है वो चला गया है और उसके बाद जब प्रोसेसिंग भी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्डर कस्टमर को शिप कर दिया जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से इसको कंप्लीटेड का स्टेटस जो है वो असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कस्टमर कॉल करके कहता है कि उन्होंने ये ऑर्डर गलती से प्लेस कर दिया था, उसको कैंसिल करना है तो वो हम कैसे करेंगे? हम एक दूसरा ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि प्रोसेसिंग स्टेट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हमारे कस्टमर हैं अशर, वो कहते हैं जी हमने ये ऑर्डर गलती से प्लेस कर दिया या किसी भी वजह से वो ये ऑर्डर जो है वो प्रोसेस नहीं करवाना चाहते तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। हम स्टेटस में कैंसिल ऐड करेंगे, ऑर्डर को यहाँ से अपडेट कर देंगे और अब हम एक नोट ऐड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर कैंसिल ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। अब ये नोट प्राइवेट नहीं है, ये हम नोट कस्टमर को भिजवा रहे हैं। तो ये ऑर्डर का स्टेटस हम देख सकते हैं कि कैंसिल्ड हो गया है और उसके साथ साथ अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी ऑर्डर जो है वो हमारी अटेंशन नहीं चाहता। अब हम जब दोबारा से एज अ कस्टमर अपने माई अकाउंट में जाएंगे और अपने ऑर्डर्स को व्यू करेंगे,
इस ऑर्डर को व्यू करेंगे तो यहाँ पर भी हमें स्टेटस जो है वो कैंसिल्ड नज़र आ रहा है, और जो एडमिन से नोट ऐड किया गया था वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कस्टमर को, ताकि कस्टमर को भी पता चले कि अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ है या कंपनी की तरफ से या स्टोर की तरफ से उस ऑर्डर पे कोई नोट प्लेस किया गया है तो वो उन्हें वहाँ पे नज़र आना चाहिए। हमने देखा कि हम अपने स्टोर पे जो भी ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं उनको वर्डप्रेस के एडमिन में कैसे व्यू करेंगे, और व्यू करने के साथ साथ अगर हमने ऑर्डर में कुछ चेंजेस भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर ने कोई डिटेल्स गलत प्रोवाइड कर दी हैं और वो आपको कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एड्रेस में कोई गलती कर दी है, वो आप काइंडली करेक्ट कर दें, या कोई कस्टमर अगर ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहता है तो वो भी आप ऑर्डर के मैनेजमेंट सेक्शन से कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर के एडमिन पैनल में होते हैं, एडमिन से जाके एज एन एडमिन आप ऑर्डर को व्यू कर रहे होते हैं तो आप ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसकी कस्टमर की शिपिंग और बिलिंग एड्रेस में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमर को नोट्स भिजवा सकते हैं, या उसकी ईमेल्स दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। हमने सीखा कि वूकॉमर्स में बेसिक स्टोर कैसे बनेगा, ऑर्डर कैसे प्लेस होगा और ऑर्डर की मैनेजमेंट कैसे होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। मान लीजिए कि आपने अपने कुछ कस्टमर्स को कुछ रिवॉर्ड्स देने हैं या उनको आपने डिफरेंट प्राइसिंग ऑफर करनी है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि अगर आप हमारे स्टोर पे फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट की 10 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की है और आप कहते हैं कि अगर आप 10 प्रोडक्ट्स एक साथ लेते हैं तो हम आपको यही प्रोडक्ट जो है वो 90 रुपीज़ में देंगे। या आपके पास एक डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पे आप कहते हैं कि अगर आप हमारे स्टोर से 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो हम आपको एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट फ्री में देंगे। इस तरह मज़ीद भी ऐसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिनमें आप अपने कस्टमर को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा जनरेट हों। या कोई डिफरेंट सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप कहें कि अगर आप हमारी साइट पे साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो हम आपको हर प्रोडक्ट पे या फर्स्ट ऑर्डर पे हम आपको 10% डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। जैसा कि आपने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे देखा भी होगा कि न्यू कस्टमर के डिस्काउंट होते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा प्लगइन लगाएंगे, कौन सी सेटिंग्स करेंगे, तो वो सब हम इस लेसन में पढ़ रहे होंगे। ये जो सारी सिचुएशंस हमने देखी कि क्वांटिटी की बेस पे डिस्काउंट, ऑर्डर की अमाउंट की बेस पे डिस्काउंट या कस्टमर की बेस पे डिस्काउंट, तो ये सारी सिचुएशंस को हम वूकॉमर्स में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स में अवेलेबल है या हम इसके लिए किसी प्लगइन का इंतखाब करेंगे? तो ये सब हम सीखेंगे इस लेसन में। डायनेमिक प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वूकॉमर्स में ऐसा ऑप्शन मौजूद है। क्या हम किसी प्रोडक्ट पे जाके इस तरह का कोई ऑप्शन देख सकते हैं जब हम प्रोडक्ट की प्राइस चेक कर रहे होंगे, तो क्या हमारे पास कोई डायनामिक प्राइसिंग की ऑप्शंस मौजूद है? तो नहीं जनाब, यहाँ पे हम सिर्फ रेगुलर प्राइस ऐड कर सकते हैं या सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको ऐड करने के लिए हम एक अदद प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसिंग के लिए हमने एक अदद प्लगइन का इंतखाब पहले से कर रखा है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि वो वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल कैसे होगा।
तो यहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग के लिए हमने जिस प्लगइन का इंतखाब किया है उसका नाम है एडवांस्ड डायनामिक प्राइसिंग फॉर वूकॉमर्स। सेम इसी मकसद के लिए मज़ीद भी प्लगइन्स मार्केट में मौजूद हैं। कुछ प्लगइन्स पेड हैं और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो फ्री हैं। यहाँ पे हमने एक फ्री प्लगइन का इंतखाब किया है और इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आप इसी मकसद के लिए कोई दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन को हम एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद यहीं प्लगइन के पेज से ही हम प्लगइन की सेटिंग्स में जो है वो दाखिल होंगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट रूल्स बना सकते हैं जिसकी बेस पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज होगी। तो ऐड रूल के बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी रोल डिस्काउंट कि अगर किसी यूज़र का रोल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कस्टमर, जो यूज़र लॉग्ड इन है उस यूज़र का रोल कस्टमर है, तो हमें किस टाइप का डिस्काउंट हमने देना है, परसेंटेज का डिस्काउंट देना है, फिक्स्ड यूनिट प्राइस देनी है या फिक्स्ड डिस्काउंट देना है। हम कहते हैं कि हमने परसेंटेज का डिस्काउंट देना है और अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन है कस्टमर के रोल से तो हम उसको 5% जो है वो डिस्काउंट देंगे। तो हम यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे कस्टमर डिस्काउंट। इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये डिस्काउंट जो है वो कितनी दफ़ा अप्लाई हो सकता है। क्या ये डिस्काउंट सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई होगा, क्या 2 दफ़ा होगा, 10 दफ़ा होगा या ये अनलिमिटेड होगा। हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट हम कस्टमर को 5 दफ़ा देंगे, उसके बाद ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह हम मज़ीद रूल्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कहते हैं कि फ्री प्रोडक्ट्स। अब फ्री प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ से सर्च करेंगे कि कौन से फ्री प्रोडक्ट्स हमने देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कफ लिंक्स का फ्री प्रोडक्ट हम ऑफ़र करेंगे और किस की बेस पे होगा, क्या हम हर कस्टमर को हर ऑर्डर पे ऑफ़र कर रहे होंगे, एक दफ़ा ऑफ़र करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे या फिर वो हमारे जो सब टोटल है उसकी बेस पे होगा। हम कहते हैं जी सब टोटल की बेस पे होगा और एक्सक्लूडिंग जो है वो टैक्स होगा। जो सब टोटल जो है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स बनेगा उसकी बेस पे हम जो है वो ये वाला प्रोडक्ट फ्री में ऑफ़र करेंगे। यहाँ पे हम कह देते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000। अब इसका मतलब है कि कार्ट का टोटल या सब टोटल जब 10,000 होगा तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टेड प्रोडक्ट है वो कस्टमर को फ्री में ऑफ़र किया जाएगा। तो ये हमने 2 रूल्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम देखेंगे फ्रंट एंड पे जाके कि क्या ये रूल्स अप्लाई होते हैं और कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइट के फ्रंट एंड पे गए, शॉप के पेज पे हम आए, यहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इस बंडल में से हमें 2 टाई चाहिए और हमें 2 शर्ट्स चाहिए और इनको हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब हम जब कार्ट पे गए हैं तो यहाँ पे हमें हमारा जो टोटल है वो 21,995 रुपये बन रहा है और इसकी बेस पे हमें जो है वो 2 कफ लिंक्स जो है वो ऑफ़र हुए हैं। क्योंकि हमने ये मेंशन किया था कि जब कार्ट का टोटल जो है वो 10,000 होगा तो उसके साथ हम ये एक प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे फ्री में कफ लिंक्स का। अब चूँकि टोटल जो है वो 10,000 के 2 मल्टीपल से ज़्यादा है इसलिए ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं। अगर हम अपने ऑर्डर की जो अमाउंट है या जो सब टोटल है उसको रिड्यूस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा फ्री का प्रोडक्ट है वो भी अब 2 की बजाय 1 हो गया है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है। अगर वो 10 के मल्टीपल में कुछ होगा तो हमें उतने ही मल्टीपल में वो फ्री के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
10,000 या उससे ज़्यादा होगा तो एक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, 20,000 या उससे ज़्यादा होगा तो 2 मिलेंगे, 30,000 या उससे ज़्यादा होगा तो 3 मिलेंगे। इसी तरह बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट हमें फ्री के प्रोडक्ट्स ऑफर होंगे। इसी तरह हम मज़ीद डायनेमिक प्राइसिंग के रूल्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं पे कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो प्लगइन के हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे और यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि रूल्स कैसे, डिफरेंट रूल्स हम कैसे ऐड करेंगे। तो जो भी आपकी शॉप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूल होगा वो आप प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन से देख के उस रूल को ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि वूकॉमर्स में हम डायनामिक प्राइसिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री की प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को कैसे ऑफ़र करेंगे, या अगर हमारे पास कोई डिफरेंट सिनेरियो है तो उसको हम कैसे देखेंगे। डायनामिक प्राइसिंग के लिए हमें एक अदद एक्सटेंशन चाहिए होगी वूकॉमर्स की, जो कि एक वर्डप्रेस का प्लगइन होगा। कोई भी फ्री या पेड प्लगइन को इंस्टॉल करके आप अपनी मतलूबा डायनामिक प्राइसिंग ऑफ़र कर सकते हैं। प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन में आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने डायनेमिक प्राइसिंग के रूल्स कैसे बनाने हैं। अगर आपने फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ़र करनी हैं बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर, वो आप कैसे करेंगे, या अगर आपने प्राइसिंग डिफरेंट देनी है क्वांटिटी की बेस पे तो वो आप कैसे करेंगे। हमने एक फ्री प्लगइन का इंतखाब किया और उसमें कुछ टेस्ट रूल ऐड करके दिखाए। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी शॉप की स्ट्रेटजी के मुताबिक डिफरेंट रूल्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट्स कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं। ई कॉमर्स की साइट बनाने के बाद जब हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो आपके कस्टमर को और आपको जो ईमेल्स आती हैं, हो सकता है आपको उनमें कोई चीज़ चेंज करनी हो, या आपको ईमेल का कंटेंट पसंद ना हो, या आपने ईमेल में कोई कंटेंट ऐड करना हो, या आपने कुछ ईमेल नोटिफिकेशंस जो है वो डिसेबल करने हो। तो वो कैसे करेंगे, वो सब हम इस लेसन में सीख रहे होंगे। उसके साथ साथ जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि आपके स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, या आपके स्टोर पे कौन सी डेट्स में ज़्यादा अमाउंट की जो है वो सेल्स हुई, कौन से वीक में ज़्यादा सेल्स हुई, कौन से डे पे ज़्यादा सेल्स हुई, या वीक का वो कौन सा दिन है जब आपके पास ज़्यादा सेल्स होती हैं। या अगर आपने कुछ कूपन्स बना रखे हैं तो आप देखेंगे कि कौन सा कूपन जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आ रहा है। या अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट है जिसकी मल्टीपल वेरिएशंस हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वेरिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रही है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना स्टॉक जो है वो मैनेज कर सकें। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस लेसन में। यहाँ से हम वूकॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। वूकॉमर्स के सब मेन्यू में हम सेटिंग्स के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम ईमेल्स के टैब में दाखिल होंगे। अब ईमेल के टैब में जब हम आए हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की ईमेल्स हमें नज़र आ रही हैं। साथ ये भी बताया गया है कि ये ईमेल का रेसिपिएंट कौन है। ये जहाँ पे भी आपको ईमेल नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये साइट का एडमिन है या स्टोर का एडमिन है। ये वो अकाउंट है जो आपके स्टोर के एडमिन का ईमेल अकाउंट है। और कुछ ईमेल जो हैं वो आपके कस्टमर के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो न्यू ऑर्डर की ईमेल है जो कि अभी इस वक्त डिसेबल्ड है, वो आपको नहीं आएगी। आप मैनेज में जाके इस ईमेल को इनेबल कर सकते हैं, सेव चेंजेस करेंगे। ईमेल पे जब वापस आएंगे तो अब ये भी चेक मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ईमेल जो है वो अभी इनेबल्ड है और जैसे ही न्यू ऑर्डर प्लेस होगा
साइट के एडमिन को उसकी ईमेल नोटिफिकेशन जनरेट होगी। अगर आप ये वाली ईमेल नहीं चाहते, हो सकता है कि एक ही दिन में आपके सैकड़ों ऑर्डर्स आते हों और आप इतनी ईमेल्स अपने इनबॉक्स में नहीं देखना चाहते, तो आप ये वाली ईमेल डिसेबल भी कर सकते हैं। कोई भी ईमेल डिसेबल करने के लिए आप ईमेल के सामने जो मैनेज का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है इनेबल दिस ईमेल नोटिफिकेशन, उसको आप अनचेक करेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे और वो वाली ईमेल अब जनरेट नहीं होगी। इसी तरह जो कस्टमर्स को ईमेल जाती हैं ऑर्डर के डिफरेंट स्टेटस पे, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर ऑन होल्ड है तो ईमेल है, अगर आप वो कस्टमर को भेजना चाहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर जब प्रोसेसिंग पे जाएगा तो उसकी भी ईमेल है, वो आप इनेबल रख सकते हैं, उसका यहाँ से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और उसकी ईमेल की हेडिंग चेंज कर सकते हैं और ईमेल के कंटेंट में भी आप इजाफा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंटेंट ऑर्डर में पहले से एडेड होता है, ऑर्डर से रिलेटेड कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस क्या किया है, उसका टोटल क्या था, उसके ऑर्डर में आइटम्स कितने थे। उसके साथ साथ अगर कोई आप मज़ीद भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इन सेटिंग से कर सकते हैं। इसी तरह जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे तो वो सीखेंगे कि हम ईमेल्स के टेम्पलेट को कैसे डिज़ाइन खुद से कर सकते हैं चाइल्ड थीम की मदद से। लेकिन यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चेंज कर सकते हैं किसी भी ईमेल का, किसी भी ईमेल को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ईमेल का फ्रॉम नेम, ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं कि जब भी किसी को ईमेल जाएगी तो फ्रॉम नेम क्या होगा, और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस होगा कि ईमेल कौन से एड्रेस से आएगी। हेडर में अगर कोई इमेज ऐड करना है तो उसका यहाँ पे यूआरएल दे देंगे। ईमेल का डिज़ाइन भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चेंजेस को हम यहाँ से सेव करेंगे तो अब यहाँ पे से हम अपना टेम्पलेट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कुछ कलर्स एडजस्ट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इस टेम्पलेट को व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। ये हो गया ईमेल्स का पार्ट। अब हम आते हैं एनालिटिक्स की तरफ। एनालिटिक्स को देखने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू है वहाँ पे एनालिटिक्स का एक डेडिकेटेड मेन्यू आइटम है, उसमें हम एंटर होंगे तो सबसे पहला जो उसका टैब है या जो ऑप्शन है वो है ओवरव्यू। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट का आपने एनालिटिक्स देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मुझे सिर्फ आज के देखने हैं, सिर्फ एक ही दिन के, तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको फ़िल्टर करेंगे तो आपको आज के दिन की सेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। या आप कहते हैं जी पूरे वीक के देखने हैं, लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, हम कहते हैं जी हमें लास्ट वीक के ऑर्डर्स देखने हैं या स्टैट्स देखनी है। तो हमने लास्ट वीक को क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है। दोबारा से हम जाते हैं, हम कहते हैं वीक टू डेट, पिछले वीक से लेके आज तक। तो यहाँ पे अब हमें डिफरेंट नंबर्स नज़र आना शुरू होंगे। टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, नेट सेल्स कितनी हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं और कितनी वेरिएशंस जो हैं वो सेल हुई हैं। यहाँ पे कुछ चार्ट्स नज़र आ रहे हैं हमारी सेल्स के मुताबिक, और यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आइटम जो है वो सेल हुए हैं। सबसे टॉप पे वो आ रहा है जिसकी ज़्यादा सेल्स हैं या जिसकी ज़्यादा अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रही हैं कि कौन सी टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स का अलग से डिटेल में भी उसके एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कब कब सेल हुई है, कौन सी वेरिएशन थी, स्टॉक में अभी मज़ीद कितनी बची हैं। इसी तरह हम रेवेन्यू की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन से प्रोडक्ट का हुआ, कौन सी डेट को कितने ऑर्डर्स आए। उसके बाद हम ऑर्डर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। ऑर्डर्स की डिटेल है कि कौन सा ऑर्डर है, क्या उसका स्टेटस है, कितने ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, कितने इन प्रोसेसिंग हैं।
कस्टमर आपका नया है या जो पुराने ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, अगर कूपन यूज़ किया है तो कौन सा कूपन यूज़ किया है। इसी तरह प्रोडक्ट की वेरिएशंस को हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएशन जो है वो कौन कौन सी सेल हुई हैं और कितनी सेल हुई हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज़ जो है वो उसमें कितनी सेल्स हुई हैं। फिर कूपन्स को हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने कूपन्स बनाए थे उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हुआ है। उसके बाद टैक्सेस अभी हमने कोई भी ऐड नहीं किया। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हमने नहीं बनाई तो उसकी स्टैट्स जो है यहाँ पे ज़ीरो आ रही हैं। स्टॉक के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि इन स्टॉक हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं और कितनी प्रोडक्ट जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल हमें यहाँ पे नज़र आ रही होगी और ये वाली डिटेल हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, जो कि हमें मिलेगी। उसके बाद हम एनालिटिक्स की डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इस तरह हम अपने स्टोर पे होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ एक ही जगह से बआसानी देख सकते हैं। हमने देखा कि हम डिफरेंट किस्म की ईमेल नोटिफिकेशंस को इनेबल या डिसेबल कैसे करेंगे, या अगर हमने किसी ईमेल नोटिफिकेशन का कंटेंट कस्टमाइज़ करना है तो वो कैसे होगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि हम अपने स्टोर के एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं। हमारे स्टोर के एनालिटिक्स हमें हेल्प करते हैं अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए या ओवरऑल स्टोर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है वो जल्द ही आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, या कौन से कूपन्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। या हम डिफरेंट डेट्स की बेस पे भी देख सकते हैं कि हमारे स्टोर ने कैसा परफॉर्म किया। हमने सीखा कि वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए हम एक ई कॉमर्स का स्टोर या वेबसाइट कैसे बनाएंगे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होंगी, प्रोडक्ट्स के टाइप्स क्या होंगे, शिपिंग कैसे ऐड होगी और डिफरेंट पेमेंट मेथड्स कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब जो आपको सामने स्टोर या शॉप का पेज नज़र आ रहा था वो बिल्कुल ही बेसिक था, उसमें जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही बेसिक था। अब अगर आप चाह रहे हैं कोई कोई ऐसा तरीका आपको बता दिया जाए जहां पे आप बआसानी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन भी अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट कर सकें, वो कैसे होगा, वो हम आपको इस लेसन में बताएंगे कि एक बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन आप कैसे जो है वो चंद मिनटों में अपने स्टोर का बना सकते हैं। उसके लिए हम एक थीम का यूज़ करेंगे। एस्ट्रा उस थीम का नेम है, उसका हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। उस थीम का पेड वर्जन भी मौजूद है, लेकिन फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए हम बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्टोर का डिज़ाइन बना सकते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के बिल्ट इन डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। कोई भी हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ करेंगे और उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे वन क्लिक में, और ये सारी फंक्शनैलिटी हमें थीम प्रोवाइड करता है। अगर हम थीम के थ्रू नहीं जाना चाह रहे, हम खुद से भी किसी भी पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए अपना स्टोर खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम सेव करना है, आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको हम बताएंगे इस लेसन में कि एक बहुत अच्छा स्टोर आप कैसे बनाएंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का स्टोर सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले अपने मतलूबा थीम को इंस्टॉल कर लेंगे, और जो थीम हमने सेलेक्ट किया है उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ऐड न्यू थीम्स पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी ओपन होगी। यहाँ से ये जो थीम हमें नज़र आ रहा है एस्ट्रा, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया, अब ये ऑटोमेटिकली ये थीम डाउनलोड होगा और हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। थीम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेंगे।
एक्टिवेट के बटन पे क्लिक किया और चंद ही सेकंड्स में ये थीम हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा थीम हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जब इसी स्टोर को विज़िट करेंगे या साइट के फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हमें डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अगर हम शॉप के पेज पे जाएंगे तो शॉप हम देख सकते हैं कि उसका डिज़ाइन और मेन्यू का डिज़ाइन सारी चीज़ें हमें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। लेकिन अब भी ये एक बहुत ही बेसिक और ब्लैंक किस्म की साइट नज़र आ रही है, जहाँ पे टॉप पे सिर्फ मेन्यू है और हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मज़ीद कोई अच्छा डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा, अपीलिंग डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए दोबारा से हम एडमिन में जाएंगे, अपीयरेंस के मेन्यू का इंतखाब करेंगे और उसके सब मेन्यू में हम देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जैसे कि पेज बिल्डर में होती हैं। हम मैनुअली भी हेडर भी बना सकते हैं, फुटर भी बना सकते हैं, डिफरेंट लेआउट के ऑप्शंस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल पकी पकाई खीर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम राइट साइड में इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन करेंगे। इस प्लगइन की मदद से हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स नमूदार होंगे और उनमें से हम कोई सा भी सिलेक्ट करके उसको वन क्लिक में इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पूरी साइट जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। उसका कंटेंट, उसके प्रोडक्ट, उसके ऑप्शंस, उसकी सेटिंग्स सब जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके सेटअप हो जाएगा। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम सेव करने के लिए हम इस इंपोर्टर प्लगइन के थ्रू या एस्ट्रा के एड ऑन के थ्रू भी कर सकते हैं। इंपोर्टर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने मर्ज़ी के पेज बिल्डर का इंतखाब कर लेंगे। हम कहते हैं कि जी हमें एलिमेंटर का जो है वो पेज बिल्डर जो है वो उसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स नज़र नहीं आए, इसलिए हम इस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश कर लेंगे। हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं जिनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल पर्पस भी हैं, बिज़नेस के डिज़ाइन भी हैं, लेकिन इस वक्त जो हम बना रहे हैं वो है ई कॉमर्स। तो हम ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं जी हमें सिर्फ वो टेम्पलेट्स दिखाए जाएं जो कि किसी ऑनलाइन शॉप के लिए हैं। तो उन टेम्पलेट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो फ्री में हैं और कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो पेड हैं। तो जिसके ऊपर प्रीमियम का टैग लगा हुआ है वो हम तब ही यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इस थीम का पेड वर्जन होगा। लेकिन हमने ई कॉमर्स की साइट के लिए इसको ख़रीदना नहीं है, हमने फ्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हमने एक स्टोर सेटअप करना है। यहाँ से हमने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन पसंद कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक स्टोर बनाना है। ऑर्गेनिक स्टोर बनाने के लिए हमने अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम स्किप एंड कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ से हम टेम्पलेट के ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर स्कीम्स दी गई हैं जिनमें से हम कोई भी कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही कोई कलर स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे हमें वो देखने को भी मिलेगी कि उस कलर स्कीम में आपकी साइट दिखेगी कैसी। तो हम इनमें से एक कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक स्टोर के हिसाब से ये ग्रीन कलर बहुत बेहतरीन लग रहा है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कौन-कौन से ऑप्शंस जो है वो इंपोर्ट करने हैं। कस्टमाइज़र की सेटिंग्स इंपोर्ट करनी है, विजेट्स इंपोर्ट करने हैं, कंटेंट इंपोर्ट करना है, शेयर नॉन सेंसिटिव डेटा। ये कह रहे हैं कि डेवलपर्स को अगर आप डेटा शेयर करना चाहते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट मज़ीद बेहतर बना सकें तो आप इसको चेक रहने देंगे। अगर आप डेटा शेयर नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर लेंगे। यहाँ पे वो आपकी ईमेल और आपका नेम पूछ रहे हैं ताकि वो आपको न्यूज़ लेटर्स भेज सकें। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन थीम डेवलपर को या थीम के ऑथर को देते हैं या नहीं। आई प्रेफर नॉट टू शेयर
मैं ये डिटेल्स फ़िलहाल नहीं ऐड कर रहा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिटेल्स देना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट के बाद आपने रिलैक्स होके बैठना है, कुछ मोमेंट्स लगेंगी और बैकग्राउंड में सारे कंटेंट, विजेट्स और सारी सेटिंग्स जो है वो इंपोर्ट होंगी, और जब आप अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज़। हमारी साइट कंप्लीटली इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम अपनी साइट को फ्रंट एंड पे देखेंगे। व्यू योर वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे और इसको हम न्यू टैब में खोल लेंगे। तो जब आप साइट देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। हम देख सकते हैं जो कि हमने डेमो में जो एक खूबसूरत इमेज देखा था, वैसी ही साइट हमें यहाँ पे बन के मिली है। अब ये चूँकि हमने एलिमेंटर के पेज बिल्डर का इंतख़ाब किया था, तो इस साइट में किसी भी पेज को हम एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के सेक्शंस ऐड हुए हैं। यहाँ पे हमारा एक स्प्लैश स्क्रीन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसके बाद कुछ स्टोर के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। फिर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सेक्शंस ऐड किए गए हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का स्टोर बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने शॉप के पेज पे दाखिल हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये वाला शॉप का पेज जो है, जब हमने थीम फ्रेशली इंस्टॉल किया था तो ये वाला पेज थोड़ा सा डिफरेंट और बेसिक दिख रहा था। लेकिन जब हमने एक डेमो साइट या टेम्पलेट इंपोर्ट किया है तो अब हमें बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो टेम्पलेट यहाँ पे नज़र आ रहा है शॉप के पेज का। किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इन कुकीज़ को व्यू करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निहायत क्लीन एंड क्लियर अंदाज में प्रोडक्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। ऐड टू कार्ट पे अगर क्लिक करेंगे, व्यू कार्ट पे जाएंगे, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कार्ट के पेज का डिज़ाइन भी बेहतर हो गया है, और जो हमें टोटल्स नज़र आ रहे हैं ये भी डिज़ाइन पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। अगर हम चेकआउट के पेज पे आते हैं तो उसका डिज़ाइन भी निस्बतन बेहतर है जो पहले था। इसी तरह अगर हम माय अकाउंट के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ का माहौल भी जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है और चीज़ें कुछ क्लीन और बेहतर नज़र आ रही हैं। हम दोबारा से प्रोडक्ट्स के पेज पे आएंगे। अगर कुछ प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए तो हम उनको डिलीट कर लेंगे और अपने मतलूबा प्रोडक्ट्स ऐड करके उस रिस्पेक्टिव सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। बेस्ट सेलर जो है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी सेल्स ज़्यादा हो रही हों, और वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली आपके कुछ प्रोडक्ट्स को बेस्ट सेलिंग टैग कर देता है और उनका एलिमेंटर में विजिट्स भी अवेलेबल होता है, जिसको यूज़ करते हुए आप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक फ्री थीम को यूज़ करते हुए हमने एक निहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाली ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई जो कि एक ऑर्गेनिक स्टोर के लिए है। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्स के लिए फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए या इवन पेड टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए ई कॉमर्स के स्टोर्स बना सकते हैं। ये जो अभी हमने इस लेसन में सीखा, यही सर्विस आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी ऑफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एक गिग बना सकते हैं जिसमें आप मेंशन करें कि आई विल क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर यू, और इसी गिग को आप चंद $100 में या उससे भी ज़्यादा में सेल कर सकते हैं। फाइवर के अलावा भी आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ई कॉमर्स के स्टोर बनाने की सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ई कॉमर्स का स्टोर कैसे बनेगा, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं और उसके इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइंस आप कैसे और कहां से यूज़ करेंगे। लाजमी नहीं कि आप वही थीम यूज़ करें जो कि हमने इस लेसन में यूज़ किया है। और भी बहुत बेहतरीन किस्म के थीम्स फ्री में और पेड में वो कॉमर्स के लिए अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी थीम का इंतखाब कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे थीम हैं जो इसी तरह वन क्लिक इंपोर्ट में पूरी पूरी साइट का डिज़ाइन इंपोर्ट हो जाता है। ये वाले ऑप्शंस
दूसरे थीम्स में भी हो सकते हैं। मज़ीद रिसोर्सेज इस हवाले से आपको LMS पे मिल जाएंगे। वर्डप्रेस में हम पिछले लेसन्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। एक बेसिक वेबसाइट कैसे बनाएंगे, या फिर हमने सीखा कि वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए हम एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस पे कैसे बनाएंगे। चाहे वो बेसिक वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, हमने हर लेसन में यही रिपीट किया कि ये सारे काम करने के लिए आपको कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बेसिक वेबसाइट बनानी है तो बगैर कोड के बनेगी, अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो बगैर कोड के बनेगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या तो उनको पहले से प्रोग्रामिंग आती है या वो सीखना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए इस कोर्स में कुछ भी नहीं है? तो जनाब बहुत कुछ है उनके लिए, क्योंकि अब हम जिस तरफ जा रहे हैं इस कोर्स में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में आप कस्टम थीम्स या प्लगइन्स कैसे बनाएंगे। लेकिन कस्टम थीम्स या प्लगइन्स की तरफ बढ़ने से पहले हम ये सीख लेंगे कि थीम्स या प्लगइन्स बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या कौन कौन सी स्किल्स आपके पास या तो पहले से होनी चाहिए या आप विलिंग हो कि आप उनको लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है HTML। HTML से आप किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए आपको ज़रूरत होगी CSS की। CSS के बाद अगर आपने डेटाबेस में कोई चीज़ सेव करनी है या डेटाबेस से कुछ चीज़ें रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए आपके पास डेटाबेस की स्किल्स का भी होना लाजमी है। जिसने इन डिटेल ये चीज़ें सीखनी है उनके लिए हम रिसोर्सेज जो है वो अपने LMS पे ऐड कर देंगे, ताकि आप वहाँ से उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें इन डिटेल सीख सकें। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। इससे हम पेज का मार्कअप बनाते हैं। HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट के मीनिंग है जो आप डिफरेंट वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, वो है हाइपर टेक्स्ट। और दूसरा मार्कअप को यूज़ करते हुए आप किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब जो भी आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, कोई भी वेब पेज खोलेंगे, तो उसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आपको नज़र आएगा टेक्स्ट नज़र आएगा, आपको बटन्स नज़र आएंगे, आपको इमेजेस नज़र आएंगे, आपको लिंक्स नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ें HTML में एलिमेंट्स कहलाती हैं। और एलिमेंट्स हम कैसे बनाते हैं? एलिमेंट्स हम HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट वेब पेज के एलिमेंट्स बनाते हैं। किस टाइप का एलिमेंट बनाना है हमने, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने वेब पेज पे इमेज ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास इमेज का टैग होगा। अगर आपने पैराग्राफ ऐड करना है या लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए डिफरेंट टैग्स यूज़ होंगे। सो बेसिकली HTML इज़ hypertext markup language which is used to create markup or structure of a page. For example अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई आप घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसके फिनिशिंग होती है, फिर उसमें डोर्स लगते हैं और उसके बाद उसका इंटीरियर सेट होता है। तो HTML जो है एक वेब पेज में ग्रे स्ट्रक्चर वाला काम कर रहा होता है कि HTML से आप पेज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, इस पेज पे कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन से एलिमेंट की सीक्वेंस क्या होगी। उसके बाद जब वो एलिमेंट बन जाते हैं तो उसकी स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ होती है।
तो आइए देखते हैं कि HTML के टैग्स जिनकी हमने बात की वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। HTML, जैसे कि हमने जाना कि HTML इज़ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स हम कैसे बनाते हैं वो हम टैग्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। अभी मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है जो कि W3 स्कूल से है, जहाँ पे HTML के बारे में कंप्लीट उसका एक बेसिक का कोर्स मौजूद है, जहाँ पे आप HTML के बारे में सीख सकते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस बनाते हैं। HTML जो है किसी भी पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम टैग्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अगर आपने HTML के बारे में मज़ीद सीखना है या प्रैक्टिस करनी है तो आप W3 स्कूल से भी जाके सीख सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि HTML का टैग होता क्या है, और उसको हम जब HTML में कोड करने जाएंगे तो उस टैग को हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने एक पेज बनाया हुआ है वर्डप्रेस में ही। अगर इस वर्डप्रेस के पेज की बात करें तो ये भी एक HTML का एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ये जो हेडिंग लिखी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। अब HTML के एलिमेंट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम टैग्स को यूज़ करते हुए HTML के एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टैग का नेम है, और टैग का नेम जो है हमारा लेस देन और ग्रेटर देन साइंस में जो है वो उसमें इनक्लोज्ड होता है। और टैग्स यूजुअली पेयर्स में होते हैं। पेयर्स क्या, एक ओपनिंग टैग होता है और उसके साथ साथ उसका क्लोजिंग टैग होता है। और मोस्टली जो ओपनिंग टैग होता है उसी के साथ हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और उसको हम क्लोजिंग टैग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टैग नेम है, उसके अंदर फिर हमारा कंटेंट है। उसके बाद जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम उसी टैग को क्लोज कर देंगे। अगर इस टैग को हम क्लोज नहीं करेंगे तो ये फिर हमने जो HTML का सिंटैक्स है, या सिंटैक्स भी उसको बोल सकते हैं, वो हमने उसको फॉलो नहीं किया। अब सिंटैक्स को आप एक ग्रामर भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपके वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये कौन सा एलिमेंट है और इसको आपने कैसे रेंडर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हेडिंग का टैग है तो ब्राउज़र को वो पता होगा कि इस हेडिंग को उसने डिस्प्ले कैसे करना है। अगर वो लिस्ट का टैग है तो वो उसको डिफरेंटली रेंडर करेगा। तो अगर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल आपने एक टैग ओपन कर लिया है लेकिन उसको क्लोज नहीं किया, दैट मीन्स आपका सिंटैक्स जो है वो ठीक नहीं है। तो ब्राउज़र में आपका पेज जो है वो डिस्प्ले होने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो मेक श्योर जब आप कोई टैग ओपन करें तो उसको क्लोज भी कर लें। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वो जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिनकी आपको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास BR का एक टैग है जो कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, और ये सेल्फ क्लोजिंग है। HTML के वर्जन 5 से पहले अगर इसके साथ, इसी के साथ फॉर एग्जांपल टैग हमने ओपन किया, इसी के साथ हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको यहीं पे क्लोज कर दिया। लेकिन HTML 5 जो कि अभी चल रही है उसमें अगर हम फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ टैग लगा देंगे तो भी इट विल वर्क। सो टैग का हमने स्ट्रक्चर पता चल गया कि सबसे पहले हम लेस देन का साइन लिखेंगे, उसके बाद टैग का नेम लिखेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, तो ये एक टैग की ओपनिंग होगी। उसके बाद उस टैग का जो भी कंटेंट होगा वो लिख देंगे। जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उस टैग को क्लोज कर लेंगे। इसी तरह हम डिफरेंट टैग्स बना सकते हैं, और जब आप टैग के अंदर जो टैग नेम है उससे आपके ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये वाले टैग को या ये वाले एलिमेंट को ब्राउज़र ने कैसे रेंडर करना है या कैसे डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा हेडिंग का टैग है H1, और उसके बाद हमारा ये पैराग्राफ का टैग है। इन दोनों को जब हम ब्राउज़र में व्यू करेंगे तो ये आपको दोनों डिफरेंट तरह दिखाई देंगे। HTML पे कोड करके उसको देखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको एक
टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है जिसमें आप कोड लिखेंगे। उसके बाद आपके जो वेब पेज है जो आपने HTML पे बनाया है उसको व्यू करने के लिए आपको एक अदद वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। टेक्स्ट एडिटर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हैं वो एक सबलाइम एडिटर है जिसका फ्री वर्जन भी मौजूद है और उसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एटम मौजूद है जो कि गिटहब वालों ने एक टेक्स्ट एडिटर बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो सारे ही प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। वो विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और वो मैक के लिए भी अवेलेबल है। हम यहाँ पे जिस टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करने वाले हैं वो है एटम। और एटम में आप HTML फ़ाइल कैसे बनाएंगे, आप फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेंगे सेव एज़। सेव एज़ में हम कहते हैं जी हमारे किसी भी फ़ोल्डर में हम फ़ोल्डर का इंतखाब करेंगे, हम कह देंगे जी हेलो वर्ल्ड .html। जब भी हम HTML की फ़ाइल बनाएं तो मेक श्योर कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो .html है, क्योंकि अगर वो .html नहीं होगी तो आपका ब्राउज़र उसे एज अ टेक्स्ट फाइल कंसीडर करेगा और उसको रेंडर नहीं करेगा। सो जो भी आपने फ़ाइल बनानी है उसका कोई भी नाम लिखें और उसकी एक्सटेंशन जो है वो .html होनी चाहिए। तो इस तरह हमने .html हेलो वर्ल्ड .html की फ़ाइल बना ली। HTML की फ़ाइल बना लेने के बाद आप उसको ब्राउज़र में व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आपकी फ़ाइल मौजूद है उसका पाथ आप एंटर करके या उस फाइल को डबल क्लिक करके जहाँ पे आपने सेव की है उसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। हमने सीखा कि HTML की फ़ाइल कैसे बनाएंगे और उसको ब्राउज़र में हम कैसे ओपन करेंगे। अभी जो फ़ाइल हमने बनाई थी वो बिल्कुल ब्लैंक फ़ाइल बनाई है, क्योंकि आने वाले लेसन्स में हम सीखेंगे कि HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए कैसे हम एक वेब पेज बनाएंगे। HTML को यूज़ करते हुए जब भी हम वेब पेजेस बनाते हैं तो हर पेज में हम डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं और वो एलिमेंट्स हम टैग्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। कुछ टैग्स HTML में हर पेज में जो है वो लाजिम होने चाहिए या वो उनको हम इसेंशियल टैग्स भी कह सकते हैं। ऐसे टैग्स जो कि हर HTML के वेब पेज में मौजूद होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि हर पेज के डिज़ाइन या उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक पेज में आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ टैग्स डिफरेंट होंगे। दूसरा पेज है उसमें आपके पास 20 एलिमेंट हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ टैग्स डिफरेंट होंगे। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि हर पेज में मौजूद होने चाहिए, उनके बगैर आपका पेज, आपका HTML का पेज या आपका वेब पेज जो है वो नामुकम्मल है। वो कौन से ऐसे टैग्स हैं हम इस लेसन में सीखेंगे और देखेंगे। HTML के बेसिक टैग्स को जानने के लिए हम एक बार फिर जो है वो W3 स्कूल के HTML के कोर्स पे मौजूद हैं और ये वाला कोर्स हम इस लेसन्स में इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि बाद में भी अगर आप HTML को मज़ीद जानना चाहें या ख़ुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो इसी कोर्स को खोल के आप इन्हीं चीज़ों की अपने पास भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो किसी भी वेब पेज में जो कि इसेंशियल टैग्स हैं या बेसिक टैग्स हैं जो कि हर पेज में होने चाहिए, वो सबसे पहला है डॉक टाइप आ जाता है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि ये है क्या। यहाँ पे बता रहा है डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। HTML के मज़ीद वर्जन्स भी हैं, पुराने वर्जन्स भी हैं, HTML4, XHTML, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ HTML5। अगर आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जो कि HTML5 का नहीं है या उससे पहले के वर्जन्स का है तो फिर आपको डॉक टाइप में उसको मेंशन करना लाजमी है कि आप ये वाला HTML5 नहीं यूज़ कर रहे, कोई पुराना वर्जन है। लेकिन इस लेसन में जो भी टैग्स हम यूज़ करेंगे वो सारे HTML5 के ही
टैग्स हैं HTML5 उनको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हमने अपने ब्राउज़र को बता दिया कि हमारे जो HTML की टाइप है वो वर्जन जो है वो HTML5 है। उसके बाद आ जाता है HTML का ओपनिंग टैग, जहाँ से हमारा पेज शुरू होता है कि दिस इज़ अ HTML डॉक्यूमेंट। सो एलिमेंट इज़ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये सबसे पहला एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट का मतलब सबसे पहला एलिमेंट है जहाँ से हमारा HTML का पेज शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास हेड का टैग है। अब इस हेड के टैग में हम डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। हेड के टैग में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पेज पे विजिबल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हमारे पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पेज का टाइटल क्या है, या एसईओ पर्पसेस के लिए हमारे पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, या जब हम किसी भी पेज को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो भी हम मेटा में हेड के एलिमेंट्स के या हेड के टैग्स के अंदर उसको ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम CSS या जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल्स लिंक करते हैं मोस्टली वो भी हम अपने हेड के अंदर ही उनको इंक्लूड कराते हैं। तो हेड का टैग यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज। उसके बाद टाइटल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वो टाइटल है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल इस पेज का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू HTML, ये वाला वो टाइटल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हेड का टैग जो है यहाँ पे ओपन हुआ, उसमें हमने टाइटल का टैग ऐड किया। इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें सिर्फ टाइटल ही ऐड किया गया है। उसके बाद बॉडी का टैग है। अब बॉडी का टैग वो टैग है जिसके अंदर हमारे पेज का जो भी विजिबल कंटेंट होता है या जो भी हमें ब्राउज़र में नज़र आता है वो सारे एलिमेंट्स हम बॉडी के टैग में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स ऐड किए हैं और ये दोनों एसेंशियल टैग्स बिल्कुल नहीं है। अगर ये नहीं भी होंगे तो हमारा वेब पेज जो है वो एक बेसिक वेब पेज बन गया है। ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, लाज़मी नहीं है कि ये टैग्स हर पेज पे होने चाहिए, लेकिन बाकी जो हमने डिस्कस किए वो हर पेज पे होने लाज़मी हैं। फॉर एग्जांपल हमारा HTML का टैग, हमारा हेड का टैग, और हेड के अंदर टाइटल जो है अगेन ऑप्शनल है, बट ये हर पेज का होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पेज का टाइटल जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे हमने जिस सीक्वेंस में हमने टैग्स ओपन किए हैं उसी सीक्वेंस में हम उनको क्लोज भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने हेड का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने हेड को क्लोज कर लिया, फिर हमने बॉडी का टैग ओपन किया, बॉडी के टैग को भी क्लोज कर लेंगे, और सबसे आखिर में जो है वो हम HTML का टैग क्लोज करेंगे। सो हमारे पूरे HTML का स्ट्रक्चर या सारे ही एलिमेंट्स जो है वो इनक्लोज्ड होंगे HTML के टैग में, और जो भी हमारा विजिबल कंटेंट है पेज का वो आएगा बॉडी के टैग में। अगर हम यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो इस पेज को हम उस पेज का हम डेमो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक हेडिंग का एलिमेंट है जिसको हमने H1 के टैग को यूज़ करते हुए बनाया है, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट है पैराग्राफ का जिसको हमने P के टैग को यूज़ करते हुए बनाया है। हेडिंग्स के हमारे पास H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं। H1 जो है वो सबसे बड़ा उसका साइज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम H1 को यूज़ करेंगे तो जो ब्राउज़र में हेडिंग का साइज़ हमें नज़र आएगा वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अगर हम H2 को यूज़ करेंगे तो रिलेटिवली वो H1 से छोटा होगा। और H1 का टैग हमारा SEO पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। H1 का टैग का मतलब है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके उस वेब पेज की। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को कॉपी कर लें और H1 की बजाय हम इसको H2 कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पेज पे जो इसका साइज़ डिस्प्ले होता है वो H1 के मुकाबले में छोटा होगा। फॉर एग्जांपल H1 हमें यहाँ पे बड़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमें H2 छोटा नज़र आ रहा है। अगर इसी को दोबारा से हम कॉपी करके H3 बना लेंगे तो सिमिलरली H3 जो है वो H2 से जो है वो अगेन साइज़ में छोटा देखने को मिलेगा।
इसी तरह हमारे पेज पे हमें जितने भी एलिमेंट्स चाहिए हम एलिमेंट्स बना सकते हैं उनके टैग्स को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मज़ीद पैराग्राफ्स चाहिए तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे या वैसे ख़ुद से नया टैग टाइप कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टैग को ओपन किया, दिस इज़ टेस्ट टैग, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लिया। इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये नज़र आएगा। इसी कोड को फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर या एटम का एडिटर जो है उसमें भी हम लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारा बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है और यहाँ बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पहले से बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है पेज का और अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने हैं। अगर इसी को बेसिक स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे, हेलो वर्ल्ड को फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्राउज़र में देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे विजिबल कंटेंट कोई भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अभी हमने बॉडी का जो टैग है उसमें कोई भी एलिमेंट प्लेस नहीं किया। और यहाँ पे टाइटल, इसका टाइटल ही नज़र आ रहा है। इसको अगर हमने चेंज करना है तो हम एटम में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हेलो वर्ल्ड। अब इसको जब दोबारा से हम ओपन करेंगे तो ये वाला टाइटल हमारा पेज का चेंज हो चुका है जो कि हमें ब्राउज़र के टैब में नज़र आता है। अब हमने कुछ विजिबल कंटेंट ऐड करना है इसी पेज पे तो हम बॉडी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल h1 का टैग हमने ऐड किया, इसको हमने क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद अब हम इसमें हेडिंग में कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। दोबारा से जब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, पेज को व्यू करेंगे तो जो हमने बॉडी के टैग के अंदर जो भी एलिमेंट प्लेस किया था यूजिंग HTML टैग ऑफ h1 तो वो हमें अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिमिलरली हम मज़ीद एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। HTML के पेज पे एलिमेंट ऐड करने के लिए आपने जस्ट रिलेटेड टैग का यूज़ करना है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ ऐड करना है तो आप p का टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए लिस्ट का टैग है। आपने इमेज ऐड करना है तो उसके लिए इमेज का टैग है। आपने हाइपरलिंक या कोई लिंक बनाना है तो उसका टैग है। तो जो भी चीज़ें आपने जिस तरह का भी एलिमेंट ऐड करना है आपके पास उसके लिए HTML में टैग्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ लिखते हैं हम, दिस इज़ टेस्ट पैरा। इस पैराग्राफ को हम दोबारा से पेज को व्यू करेंगे तो अब हमें पैराग्राफ भी नज़र आ रहा है। सिमिलरली HTML के पेज पे हमें जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होंगे उनके हम टैग्स उठाएंगे और उन टैग्स की मदद से हम अपने पेज का सारा स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमने सीखा कि HTML में जब हम कोई पेज बनाते हैं तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि किसी भी HTML पेज में कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि इसेंशियल होते हैं और वो हर पेज में मौजूद होने चाहिए। और बाकी पेज पे हमने जितने भी एलिमेंट्स बनाने हैं उनके लिए हमारे पास टैग्स मौजूद हैं जिनको हम बॉडी के टैग के अंदर इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हेडिंग के एलिमेंट की एग्जांपल देखी, हमने पैराग्राफ के एलिमेंट की एग्जांपल देखी। सिमिलरली हमें मज़ीद जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होंगे हमारे पेज के विजिबल कंटेंट में वो हम उनको उनके रिलेटेड टैग्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि HTML के कुछ कॉमन टैग्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपने वेब पेज पे इमेजेस लगाने हैं तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा। अगर हमने लिस्ट बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग होगा।
अगर हमने हाइपरलिंक बनाना है या लिंक्स बनाने हैं तो उसके लिए कौन सा टैग होगा। इसी तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स अपने पेज पे क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कि उनके लिए हम कौन से टैग्स और कैसे टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि HTML के टैग्स में हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे पास हमारे टैग के या एलिमेंट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगले लेसन्स में जब हम CSS पढ़ रहे होंगे तो हम वहाँ पे क्लास के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी टैग को या किसी एलिमेंट को हमने क्लास ऐड करनी है तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, या हमने अपने एलिमेंट को कोई भी एलिमेंट में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है उसी के टैग के अंदर, तो उसके लिए हम एडिशनल एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि हम HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे और उनमें हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। HTML के पेज पे मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम डिफरेंट टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स अपने पेज पे ऐड करने हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से टैग्स यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक अदद लिस्ट ऐड करनी है और हमें पता नहीं है कि लिस्ट का टैग कौन सा है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। लिस्ट का टैग आप सिंपली उसको गूगल कर सकते हैं या फिर आप W3 स्कूल को भी रेफ़र कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि W3 स्कूल्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टैग्स का सिंटैक्स वहाँ से कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिस्ट ऐड करनी है तो हम W3 स्कूल के मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लिस्ट। तो लिस्ट का पेज हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड की गई है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऐड की गई है। उसके लिए हम इसका कोड देखेंगे कि क्या कोड है। फॉर एग्जांपल ये वाला कोड, यहाँ से हम इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे या हम खुद से भी लिख सकते हैं इस कोड को यहाँ से देखते हुए। इस कोड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये टैग शुरू होता है, इसमें पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट एलिमेंट है जो कि कह रहा है UL का एलिमेंट है और UL के एलिमेंट के अंदर डिफरेंट LI के एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ LI के एलिमेंट्स हैं। सो UL का एलिमेंट इसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग हमने ओपन किया, उसके बाद LI के हमने आइटम्स ऐड किए। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने लिस्ट आइटम्स ऐड किए। लिस्ट आइटम्स हम एक भी ऐड कर सकते हैं, हम 100 भी ऐड कर सकते हैं और 1000 भी ऐड कर सकते हैं, जितने हमें चाहिए होंगे। जब हमारे लिस्ट के आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे, जितनी हमें लिस्ट चाहिए होगी उतने आइटम हम बना लेंगे, तो उसके बाद हम जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है या जो उसका पेरेंट है उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है, उसके बाद हम उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स या लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। उसके बाद जब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम कह देंगे कि हमारी लिस्ट कंप्लीट है। अब हम अपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग हमने ओपन किया था उसको हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम इस HTML की फ़ाइल को सेव करेंगे और दोबारा से ब्राउज़र में अपने पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो लिस्ट आइटम्स हमने ऐड किए थे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से हम किसी को चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी, पेज को हमने दोबारा से सेव किया और फिर से हम ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो जो एलिमेंट हमने चेंज किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह हम इसमें मज़ीद एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर अब हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम इसी लिस्ट को कॉपी कर लेंगे और इसी पेज पे दोबारा से पेस्ट कर देंगे। UL की बजाय अब हम इसको पेरेंट में OL ऐड कर देंगे। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। बाकी लिस्ट जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ उसके पेरेंट में जो पेरेंट टैग था, जो लिस्ट का पेरेंट टैग था UL, उसको अब हमने कर दिया है OL। तो पहला जो UL बता रहा था कि ये लिस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है,
अब OL बताएगा कि ये लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। पेज को सेव करने के बाद दोबारा से जब हम ब्राउज़र में आएंगे और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट नज़र आ रही है और लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ ऑटोमेटिकली एक नंबर ऐड हो गया है। अगर हम इस लिस्ट में मज़ीद एलिमेंट्स डालेंगे या फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी लिस्ट को दोबारा से रिपीट कर लेंगे तो हम देख सकेंगे कि लिस्ट के जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन हो रहे हैं। जितनी लिस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिस्ट में अब 8 एलिमेंट्स हो गए हैं या 8 लिस्ट आइटम्स ऐड हो गए हैं। इसी तरह ये तो होगी लिस्ट। अगर हमने मज़ीद और किसी टाइप के जो है हमने एलिमेंट्स ऐड करने हैं अपने पेज पे तो वो भी हम सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने अपने पेज पे कोई इमेज ऐड करना है तो यहाँ से दोबारा से W3 स्कूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि इमेजेस का लेसन कौन सा है, वहाँ से उसका सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल का कोड हम कॉपी कर लेंगे या इसी को देखते हुए हम खुद से अपने टेक्स्ट एडिटर में इसी कोड को टाइप कर लेंगे। तो अब इस इमेज के टैग को एक्सप्लेन करते हैं। इमेज का टैग ओपन हुआ है। अब उसके बाद ये जो चीज़ सोर्स लिखा हुआ है और ALT लिखा हुआ है ये दोनों इस इमेज के टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। इस टैग में मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि ये इमेज का जो टैग है इसमें मज़ीद भी इंफॉर्मेशन है और वो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल SRC इज इक्वल और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है। ये एट्रीब्यूट का नेम है और जो सोर्स में इक्वल के साइन के बाद जो डबल कोट्स में चीज़ नज़र आ रही है वो इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये वाला इमेज यहाँ से डिस्प्ले होगा। तो सोर्स में हम फाइल का लोकल पाथ भी दे सकते हैं जो अगर आप फाइल आपके सिस्टम पे पड़ी है इमेज की, या हम ऑनलाइन भी उसका URL दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक URL ओपन कर रखा है इमेज का, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसके सोर्स में ऐड कर दूँगा। सोर्स में ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताना है अल्टरनेट टेक्स्ट ALT इक्वल और उसकी वैल्यू है। ALT का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन रीडर्स होते हैं ऐसे यूज़र्स के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए स्क्रीन रीडर्स उनको पेज के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। टेक्स्ट को तो स्क्रीन रीडर पढ़ लेगा लेकिन अगर इमेज है तो वो इमेज वहाँ पे हम इमेज के साथ-साथ इमेज के URL के साथ-साथ या उसके पाथ के साथ-साथ अल्टरनेट टेक्स्ट भी देंगे। ALT से यहाँ मुराद है अल्टरनेट टेक्स्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो सकता वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट यूज़ किया जाएगा ताकि उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये इमेज किस बारे में है। या अगर इमेज का फॉर एग्ज़ाम्पल पाथ या URL फॉर सम रीज़न इनवैलिड हो जाए या जहाँ पे इमेज एग्जिस्ट करता था अब वो वहाँ पे नहीं मिल रहा या वहाँ से डिलीट हो गया है तो अल्टरनेट टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पे था क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं जी लोगो ऑफ मैस्प्रोस कि ये किसी कंपनी का लोगो है। दोबारा से हम अपने पेज पे जाएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब हमें इमेज नज़र आना शुरू हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके URL को थोड़ा सा इसका नेम चेंज कर देते हैं। अब ये इसका मकसद है कि यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने उसके URL में एक मज़ीद कैरेक्टर ऐड कर दिया है और अब ये URL जो है वो इनवैलिड हो गया। दोबारा से इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे अब हमें इमेज तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका पाथ या URL या सोर्स उसका इनवैलिड है। लेकिन हमें यहाँ पे जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट अल्ट के टैग के थ्रू ऐड किया था वो नज़र आ रहा है। वो ये चीज़ ये बता रही है कि यहाँ पे पहले क्या एग्जिस्ट करता था। या फिर इमेज होने के बावजूद अगर इमेज का पाथ वैलिड भी है तो स्क्रीन रीडर जो है वो इसको समझ सकेगा कि ये इमेज जो है वो किस बारे में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हम इमेज के साथ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर रहे हैं। एक सोर्स का एट्रीब्यूट है, दूसरा ALT का एट्रीब्यूट है। इसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इसकी क्लास ये है। क्लासेस जब हम CSS के लेसन्स पढ़ रहे होंगे तो हम क्लासेस भी यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कोई भी क्लास नेम असाइन कर देते हैं।
इसी तरह अगर आपने मज़ीद एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो सिमिलरली आप उस एलिमेंट का सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपने पेज में उसको यूज़ कर लेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स का सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है। जो भी एलिमेंट आपने अपने पेज पे ऐड करना है उसका आप सिंटैक्स ढूंढेंगे और उसको अपने पेज पे ऐड कर लेंगे। हमने सीखे HTML के कुछ बेसिक्स। अब जब भी आप कोई वर्डप्रेस का थीम या प्लगइन कस्टमाइज करने जाएंगे या खुद से नया लिखना चाहेंगे और वहाँ पे आपको कोड का सामना करना पड़ेगा, तो अब आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पता है HTML का पेज जो होता है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं यूजिंग HTML टैग्स। क्या आपने कभी सोचा है जब आप डिफरेंट वेब पेजेस देखते हैं तो हर पेज का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। अगर आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो फॉन्ट्स का कलर है या जो बटन्स हैं या जो पेज पे एलिमेंट्स हैं, उसका कलर कुछ कुछ एक होगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट बी खोलते हैं तो वहाँ पे कलर्स या फॉन्ट का साइज़ या उसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपको डिफरेंट नज़र आ रही होती है। या एक ही वेब पेज पे हम अगर स्टाइल शीट चेंज करें तो वहाँ उसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो सकता है। सो पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा एलिमेंट किस तरह नज़र आएगा, फॉन्ट्स का साइज़ क्या होगा, फॉन्ट की प्रेजेंटेशन या फॉन्ट की फैमिली क्या होगी, इमेजेस किस तरह नज़र आएंगे, एलिमेंट्स की आपस में स्पेसिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें अगर हमें ऐड करनी पड़े तो वो हम कैसे करेंगे। पेज बिल्डर्स जब हम यूज़ कर रहे थे तो हमने देखा था कि पेज बिल्डर्स में हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जहां पे हम किसी भी एलिमेंट का स्टाइल भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें, उसके फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, उनके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, उनकी स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो स्टाइल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उसकी सेटिंग्स आपके पेज बिल्डर में मौजूद नहीं है, आपके थीम में भी मौजूद नहीं है और उसके लिए कोई कस्टम प्लगइन भी अवेलेबल नहीं है। तो इस सूरत में हम लिखेंगे कस्टम CSS। जब भी आप वर्डप्रेस का थीम कस्टमाइज़र खोलते हैं या कस्टमाइज़ की ऑप्शन में जाते हैं, जो कि हमने स्टार्ट के लेसन्स में पढ़ा था, तो वहाँ पे एक सेटिंग होती है एडिशनल CSS या कस्टम CSS की। वो इसी मकसद के लिए होती है कि जो थीम या पेज बिल्डर में स्टाइलिंग के हवाले से जो ऑप्शंस नहीं मौजूद उनको आप खुद कस्टम CSS के थ्रू ऐड कर लें। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब स्टाइल शीट वेब ब्राउज़र को ये बताती है कि जो HTML के पेज पे जो HTML का स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेज पे दो एलिमेंट्स हैं, एक हेडिंग का एलिमेंट है और दूसरा पैराग्राफ का, तो CSS की मदद से हम ब्राउज़र को ये बता सकते हैं कि ये जो हेडिंग है और जो पैराग्राफ है ये डिस्प्ले कैसे होगा। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमने अपने पेज के किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, कोई भी स्टाइलिंग चेंज करनी है, चाहे वो उसके फॉन्ट्स हों, चाहे वो उसका कलर हो, चाहे वो उसका बैकग्राउंड हो या उसकी स्पेसिंग या मार्जिन्स हो, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं CSS के थ्रू।